देखा होगा बच्चों, इस तरह से एक ट्रायंगुलर ऐसे कुछ होता है, देखा होगा आपने। कुछ ऐसा शेप का आपका प्रिज्म होता है बच्चों, ठीक है। तो देखो बच्चों, प्रिज्म से क्या होता है कि प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करती है। अगर मैं इसका साइड व्यू बनाऊं केवल बच्चों, तो प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट पास करती है तो अपने सेवन कलर कंपोनेंट में ब्रेक हो जाती है, ठीक है ना। व्हाइट लाइट जब पास होती है तो अपने 7 कलर कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाती है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से अपने 7 कलर कंपोनेंट्स से ब्रेक हो जाती है, ठीक है, ये व्हाइट लाइट। और 7 कलर कंपोनेंट्स कौन से बच्चों? विबग्योर। तो अपने विबग्योर में ये ब्रेक हो जाती है, ठीक है बच्चों। 7 कलर कंपोनेंट्स में ये ब्रेक हो जाती है, ठीक है। अब ये सवाल उठता है बच्चों कि ये ब्रेक क्यों होती है, व्हाइट लाइट अपने 7 कलर कंपोनेंट में ब्रेक क्यों होती है। तो एक चीज़ बच्चों याद करो कि मैंने आपको जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाया था, और नीचे जाके बच्चों आप डिस्क्रिप्शन से देख भी सकते हो, जहाँ मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाया था उस प्लेलिस्ट में, उस वीडियो को प्ले करके देख सकते हो। वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था कि जो एन होता है, एन क्या होता है बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है बच्चों, तो यानी इसके अलग अलग कलर का वेवलेंथ अलग अलग होगा। अगर अलग अलग कलर का वेवलेंथ अलग अलग है, जैसे बच्चों आप जानते हो विबग्योर, तो विबग्योर है बच्चों। तो विबग्योर में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड का। सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? वायलेट का, ठीक है बच्चों। तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड का, सबसे कम वेवलेंथ वायलेट का। तो इसका मतलब रेड कलर के लिए किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेड कलर के लिए किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे क्या होगा? कम होगा। और वायलेट कलर के लिए किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा। यानी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है बच्चों कि उसके अंदर कौन सा कलर ट्रैवल कर रहा है। अब समझ में आया कि रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा है तो रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। अगर वायलेट कलर का वेवलेंथ ज़्यादा है तो वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा। समझ में आया बच्चों? इसीलिए ये 7 कलर कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाती है, क्योंकि अलग अलग लाइट, व्हाइट लाइट के अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनकी स्पीड इस मीडियम के अंदर अलग अलग हो जाती है। समझ में आया बच्चों? क्लियर है ऐसा क्यों होता है? इनका अलग अलग हो जाता है बच्चों, तो ये सेपरेट हो जाते हैं। अब इसका देखो एक बात मतलब बच्चों, अगर यही रीजन है, ठीक है, एक बात समझो, अगर यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो electricalYatra@gmail.com पे। अब यहाँ तक एक बात समझो, अगर मैं कह रहा हूँ बच्चों कि यही रीजन है कि अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ग्लास स्लैब में क्या बुराई है? मैं बोल रहा हूँ कि जब ग्लास स्लैब से भी तब तो व्हाइट लाइट पास होनी चाहिए, तो अपने 7 कलर कंपोनेंट में ब्रेक हो जानी चाहिए। क्योंकि भाई यहाँ भी तो ऐसा ही होना चाहिए ना, यहाँ भी तो ऐसा ही होना चाहिए ना, क्योंकि भाई यहाँ भी तो वही लाइट है, वहीं वाइट लाइट इंटर कर रही है, यहाँ भी तो अलग अलग लाइट कलर का स्पीड अलग अलग होगा। तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है? वो प्रिज्म के अंदर ऐसी क्या बात है कि प्रिज्म के अंदर वो चीज़ है, जबकि अगर ये कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट मैंने ऊपर डिस्कस किया, ये कॉन्सेप्ट है बच्चों कि अगर वेवलेंथ कम हुई तो आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी, अगर आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी तो आपकी वेलोसिटी कम होगी। इसी तरह से अगर वेवलेंथ ज़्यादा हुई तो आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी, यानी आपकी वेलोसिटी भी कम, आपकी वेलोसिटी ज़्यादा हुई। तो इसी तरह से अलग अलग कलर का अलग अलग वेलोसिटी था तो अलग अलग पार्ट में वो ब्रेक हो गए। अगर ये रीजन था तो ये मैं पूछना चाहता हूँ आपके, अगर रिफ्रैक्शन ही रीजन था, लैम्डा ही रीजन था इसको अलग अलग कंपोनेंट में ब्रेक होने का, तो ये ग्लास स्लैब से क्यों नहीं ब्रेक हुई? ग्लास स्लैब में भी तो वही काम हो रहा था। ग्लास स्लैब में भी तो अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए, तो एक अलग निकलना चाहिए, एक अलग अमाउंट से मुड़ना चाहिए, दूसरा अलग अमाउंट से बेंड होना चाहिए, तीसरा अलग अमाउंट से बेंड होना चाहिए, क्योंकि बेंडिंग साइन आई बाई साइन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। इसीलिए अलग अलग कलर अलग अलग एंगल से बेंड होना चाहिए, रिफ्रैक्शन उसका अलग अलग एंगल से होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्यों नहीं होता? सवाल तो ये है कि अगर यही एकमात्र रीजन है कि अलग अलग कलर का अलग अलग के वेवलेंथ के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो यहाँ भी तो वो होना चाहिए। हमें ग्लास स्लैब से क्या, कोई भी ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम होता है, उससे व्हाइट लाइट पास कराते हैं हमें, तो हमें क्या मिलना चाहिए था? हमें अलग अलग कलर मिलना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, केवल प्रिज्म से ही देखने को मिलता है। तो उसको समझने के लिए बच्चों हमें पढ़ना होगा रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म। उसको समझने के लिए पढ़ना होगा रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ फॉर प्रिज्म, रिफ्रैक्शन फॉर प्रिज्म। ठीक है बच्चों, प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है उसको पढ़ना होगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा हम इसका आंसर जान पाएंगे बच्चों। देखो, अगर प्रिज्म की बात करूं तो प्रिज्म से रिफ्रैक्शन की बात करूं तो देखो, ये प्रिज्म है, ये एनसीईआरटी का टॉपिक है बच्चों। इसको ऐसा नहीं ये मत समझना कि अलग से टॉपिक है कोई, ये एनसीईआरटी का टॉपिक है, ये आपको आना चाहिए। इसका रे डायग्राम आना चाहिए आपको, ठीक है। रे डायग्राम कभी कभी पूछ लेता है। तो देखो बच्चों, ये प्रिज्म है,
प्रिज्म पे अगर मैंने लाइट को इंसिडेंट कराया कुछ इस तरीके से, कुछ लाइट को इंसिडेंट कराया इस तरह से, ये मेरा एंगल आई है, फिर इसके बाद ये बेंड होगा नॉर्मल की तरफ, बेंड होने के बाद नॉर्मल की तरफ किसी इस तरह टकराएगा और यहाँ से ऐसे एंगल ई बनाते हुए जाएगा। ये एंगल आई, ये एंगल R1, ये एंगल R2, ये एंगल जो होता है बच्चों इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये जो होता है बच्चों होता है बेस ऑफ प्रिज्म, बेस ऑफ प्रिज्म, बेस ऑफ प्रिज्म, ठीक है बच्चों। अब एक चीज़ और इसमें बताना चाहता हूँ बच्चों, एक चीज़ और इसमें बताना चाहता हूँ कि अगर मैंने इस लाइट को एक्सटेंड किया और अगर मैंने इस लाइट को एक्सटेंड किया, किस लाइट को, इमरजेंट लाइट को और इंसिडेंट लाइट को, तो इनके बीच में जो बनने वाला एंगल है उसी को बोलते हैं बच्चों डेल्टा। डेल्टा को बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन कहने का क्या मतलब हुआ, एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब कहने का मतलब हुआ कि अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट ऐसे जा रही होती, लेकिन प्रिज्म को होने की वजह से लाइट कितना मुड़ गई, वही हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब पहले जो ऐसे जा रही थी अब ऐसे निकल रही है, इसका मतलब कितना मुड़ गई, कितने एंगल से मुड़ गई, डेल्टा से। इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और बच्चों इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ मैं, लेकिन आपको एक चीज़ लिख रहा हूँ, डेल्टा का जो फॉर्मूला होता है वो डिपेंड करता है a इंटू एन माइनस वन, a इंटू एन माइनस वन। ए क्या है यहाँ पे, इसका डेरिवेशन आपको नेक्स्ट क्लास मतलब 12th में जब जाएंगे तो आप कर लेंगे बच्चों। ए है यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है बच्चों। एन क्या है यहाँ पे, एन है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन है आपका क्या, एन है बच्चों आपका रिफ्रैक्टिव, एन है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और बाकी डेल्टा पता ही बच्चों, डेल्टा आपको क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा है आपका एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो यानी बच्चों अगर एंगल ऑफ डेविएशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एन के ऊपर, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एन के ऊपर। एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो बच्चों अब आपको पिछले क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, पिछले क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास होती है तो वो अलग अलग कलर में क्यों ब्रेक हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास होती है बच्चों तो अलग अलग कलर में क्यों ब्रेक हो जाती है, क्योंकि देखो बच्चों व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास हुई तो अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हुआ, अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हुआ, तो उसके वजह से अलग अलग कलर का डेविएशन अलग अलग होगा। एक बात बताओ, अब इसको इस फॉर्मूले को देख के बताओ किस कलर का डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा, किस कलर का डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा। तो ज़रा पता लगाओ किस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा, उसी कलर का डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा। तो किस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा, जिस कलर का वेवलेंथ कम होगा उस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा और उस कलर का मैक्सिमम डेविएशन होगा, यानी मैक्सिमम बेंड होगी वो कलर, ठीक है। ये डेल्टा उसके लिए सबसे ज़्यादा होगा। तो कौन सा कलर ऐसा होता है बच्चों, ऐसा कलर होता है वायलेट, वायलेट कलर। वायलेट कलर का वेवलेंथ कम होता है यानी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, तो वायलेट कलर का बेंडिंग सबसे ज़्यादा होगा। किस कलर का बेंडिंग सबसे कम होगा, किस कलर का बेंडिंग सबसे कम होगा, तो सबसे कम बेंडिंग उस कलर का होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होने के लिए उस कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो कौन सा कलर ऐसा है जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो बच्चों रेड कलर। तो रेड कलर का बेंडिंग सबसे कम होगा। इसीलिए बच्चों जब विव ग्योर बनता है तो सबसे नीचे रहता है वायलेट और सबसे ऊपर रहता है रेड, क्योंकि रेड वायलेट कलर का डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन जो हमने पीछे बात किया था बच्चों, वो सबसे ज़्यादा होगा और रेड कलर का डेविएशन का सबसे ऊपर होगा रेड और सबसे नीचे क्या होगा, वायलेट। उसका कारण समझ में आया। लेकिन अभी भी उस बात का तो आंसर नहीं मिला हमको कि भाई जब ये ग्लास स्लैब से पास हो रहा है तो भी तो इस तरह से कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो भी अलग अलग लाइट अलग अलग कलर से डेविएट होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अभी भी इसका आंसर नहीं मिला हमको। हाँ, लेकिन इससे एक चीज़ और हमें पुख्ता हो गई, एक और चीज़ हमें पता चल गई कि हाँ कैसे कैसे इसके अंदर कैसे एन के ऊपर डिपेंड करता है और अलग अलग कलर के लिए एन अलग अलग होता है, इसीलिए अलग अलग कलर का डेविएशन अलग अलग होता है, तो अलग अलग कलर हमें दिखता है। अब मैं आता हूँ अपने इस आंसर पे आता हूँ बच्चों की इस क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था कि भाई ग्लास स्लैब में क्या बुराई है। ग्लास स्लैब के अंदर भी तो ये काम हो सकता है कि वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम है तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा। तो वायलेट कलर में भी लाइट अगर तिरछी गिरे तो अलग अलग बेंड होनी चाहिए, हमें मिलनी चाहिए, एक 7 सेगमेंट मिलना चाहिए। तो मैं फिर कह रहा हूँ बच्चों ऐसा होता है, हमें मिलता है। वायलेट कलर में भी लाइट 7 सेगमेंट, अगर ये रीज़न है लाइट के बेंड होने का, लाइट को अलग अलग कलर का अलग अलग बेंडिंग का रीजन ये है, तो नो डाउट जितने भी रिफ्रैक्शन है सब में ऐसा होता है बच्चों, सब में ऐसा होना ही पड़ेगा। अगर ऐसा होता है
तो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ता? जैसे मैं बोल रहा हूँ ग्लास स्लैब से भी लाइट 7 कलर कंपोनेंट में ब्रेक होती है, मैं कह रहा हूँ, तो ऐसे हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ता? तो मैं बच्चों बता रहा हूँ कि जब डेविएशन के बाद, अगर मान लो डेविएशन हुआ और उसके बाद अगर 7 कलर बहुत क्लोज हों, बहुत क्लोज हो, हमारी आई उनको अगर डिफ्रेंशिएट ना कर पाए बच्चों, तो कौन सा कलर शो करती है? वाइट कलर। अगर ऐसा हो, ग्लास स्लैब हो, ग्लास स्लैब के ऊपर अगर वाइट लाइट गिरती है, वो भी अपने 7 कलर कंपोनेंट में ब्रेक होती है बच्चों। लेकिन अगर 7 कलर कंपोनेंट में ब्रेक करती होती है, लेकिन वो इतने दूर दूर नहीं होती कि हमारी लाइट उनके डिफरेंस को डिटेक्ट कर पाए। तो मैं इसको बता रहा हूँ बच्चों, जब हमारा, क्योंकि हमारे देखने में केवल इस फिजिक्स, ऑप्टिक फिजिक्स का ही काम नहीं बच्चों, इसमें हमारे ब्रेन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, जब अलग अलग कलर के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, पहचान नहीं पाता अलग अलग कलर को, तो अब बोलता है रेटिना को दिखा इसको वाइट। एग्जाम्पल बता रहा हूँ बच्चों, न्यूटन्स रिंग में क्या करना बच्चों, आप न्यूटन्स रिंग इस तरह बनाना और उसके अंदर 7 कलर की, मतलब इसको अलग कलर से कर देना, इसको अलग कलर से पेंट कर देना, इसको अलग, मतलब इसमें 7 कलर ऐसे भर देना बच्चों, 7 कलर का रिंग बना के भर देना। अब इस रिंग को घुमाना शुरू कर देना, किसी मोटर पे लगा के घुमाना शुरू कर देना, ठीक है बच्चों। तो जब मोटर धीरे धीरे घूमना शुरू करेगा, तब तो 7 कलर आपको दिखते रहेंगे धीरे धीरे। जैसे ही मोटर बहुत तेज घूमना शुरू कर देगा, ये पूरी की पूरी रिंग आपको वाइट दिखने लगेगी, पूरी रिंग वाइट दिखने लगेगी। क्यों दिखने लगेगी? सर्च करना न्यूटन्स रिंग, आपको यूट्यूब पे सर्च करोगे, आपको ऐसा वीडियोस देखने को मिलेगा कि जैसे ही आप, मतलब अलग अलग कलर का है, अलग अलग कलर के रिंग पे मैंने डाला था, इसको घुमाया तो ये पूरा वाइट दिखने लगा। क्यों दिखने लगा वाइट? क्योंकि जब ब्रेन कंफ्यूज हो गया, रेटिना ने बोला अब मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सा कलर है, जब तेज घूमने लगा तो ब्रेन ने बोला कि इसको वाइट दिखाओ। फिर सेम चीज होता है बच्चों, जब 7 कलर कंपोनेंट में अभी भी ब्रेक होता है, लेकिन जब तक आप ऐसा मैकेनिज्म ना प्रिपेयर कर लो जिससे कि ब्रेक होने के बाद लाइट एक अलग अलग डिस्टेंस पे इकट्ठा हो, अलग अलग डिस्टेंस पे, मतलब अलग अलग कुछ कुछ दूरी पे इकट्ठा हो, इतनी दूरी पे इकट्ठा हो कि हमारी लाइट उनको पहचान, हमारी आई उनको पहचान पाए, ठीक है, तभी आपको विजिबल होगा। नहीं तो इस केस में, ग्लास स्लैब के केस में भी 7 कलर में ब्रेक होगा, लेकिन एकदम पास पास रहेंगे तो मैं उसको देख नहीं पाऊंगा। लेकिन हमारे पास यहाँ एक पैरामीटर प्रिज्म में हमारे पास एक हथियार होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर मैं बढ़ाता जाऊंगा तो हर कलर का डेविएशन ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा दूरी तक आएंगे, तो हमारी आई उनको ईजिली पहचान पाएगी। तो प्रिज्म बस ये मैकेनिज्म देता है बच्चों कि उसको इतना दूरी तक फैलाता है जिससे हमें हमारी आई उसको देख के, हमारी रेटिना उसको देख के डिटेक्ट कर पाते हैं कि हाँ ये अलग अलग कलर हैं। लेकिन बाकी जो मीडियम जिनमें कलर्स हमें नहीं दिखते हैं, जबकि रीजन तो यही है n = 1/λ, उसका रीजन है नहीं दिखने का बच्चों कि वो इतने पास होते हैं कि हमारा रेटिना कंफ्यूज हो जाता है, तो हमारा ब्रेन उस केस में वाइट कलर शो करता है, जैसे कि न्यूटन्स रिंग के केस में, ठीक है। तो ऑप्टिक्स जो है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें फिजिक्स के साथ साथ आपके ब्रेन का भी रोल है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में जब आपको पढ़ाया तो बताया था कि हमारे रेटिना पे जो इमेज बनता है उल्टा बनता है, उसको ब्रेन सीधा करता है, ठीक है। तो हमारे देखने में हमारा जो ऑप्टिक्स है उसमें जितना रोल इसका है उतना रोल हमारे ब्रेन का भी है, ठीक है, ये क्लियर है। अब बच्चों एक मतलब इस फिनोमेना को क्या करते हैं, ब्रेकिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कलर कंपोनेंट इज कॉल्ड डिस्पर्जन। ये मतलब लिखना हो तो लिख लीजिएगा बच्चों, डिस्पर्जन क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर कंपोनेंट इज कॉल्ड डिस्पर्जन, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ पे। अब रिकॉम्बिनेशन, यहाँ तक क्लियर है बच्चों, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, बस ये चीज़ याद रखनी है बच्चों आपको, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों देखो, अब मैं बात करता हूँ रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। जैसे बच्चों अगर रिकॉम्बिनेशन की बात करूँ तो रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट, वाइट लाइट का रिकॉम्बिनेशन कैसे करा सकता हूँ बच्चों, एक प्रिज्म ऐसा ले लो और दूसरा प्रिज्म ठीक इसके उल्टा ऐसे रिवर्स करके रख दो, तो इससे वाइट लाइट जाएगी बच्चों। इसमें भले ही 7 कलर कंपोनेंट में ब्रेक होगी, लेकिन यहाँ पे फिर से आपको क्या मिलेगा, वाइट लाइट। तो इस तरीके से रिकॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब यहाँ भी वाइट लाइट मिलेगी और यहाँ भी वाइट लाइट मिलेगी, ठीक है, ठीक है बच्चों, वाइट लाइट मिलेगी, ठीक है। तो देखो बच्चों ये रहा, मतलब ये हमारा जो छोटा सा टॉपिक था प्रिज्म वाला। तो सबसे पहले याद रखना, ये डायग्राम आपको याद रखना है एनसीईआरटी के लिए, आपके बोर्ड के लिए बच्चों ये डायग्राम याद रखना है, जिसमें एक आई जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और प्रिज्म के ऊपर ये कैसे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और एक चीज़ और बच्चों, ये इस केस में एंगल ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ ई, जैसा कि मैंने आपको रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के केस में बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। प्रिज्म के केस में ऐसा नहीं है,
प्रिज्म केस में दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, आपको ये समझ में आया आपको। इक्विक वाइट लाइट 7 कलर